हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडू आद्विक। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे वर्क की डिफिनीशन पे। और वर्क की डिफिनीशन में शुरुआती दौर में हमको जो तमाम एरर्स सिखा दिए जाते हैं, जो भी डिफिनीशन हमको सिखाई जाती है वो एक राइट डिफिनीशन नहीं होती है। उसमें कुछ ना कुछ एरर्स बाद में हमको मिलते रहते हैं। तो शुरुआत से ही आपको वर्क की राइट डिफिनीशन क्या है ये पता होना ज़रूरी होता है। तो आप जैसे व्यूअर एज अ माने स्टूडेंट, आप क्लास 9, 10, 11, 12 जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको आज वर्क की सही सही डिफिनीशन क्या है मैं वो समझाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे लोग जिनको कि ये पता हो कि वर्क डन की केस में अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन जीरो नहीं हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पे भी वर्क डन कुछ ना कुछ आ सकता है। अगर इस बारे में आपको जानकारी है तो ठीक है, आपके लिए इस वीडियो में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होते हुए भी वर्क डन जीरो नहीं हो सकता है, तो भैया उसके लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं वर्क की राइट डिफिनीशन के लिए आज का ये सेशन, जिसमें हम बात करेंगे वर्क क्या होता है। फ्रेंड्स, जब भी हमको शुरुआत में वर्क सिखाया जाता है तो वर्क में बताया जाता है कि ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है भैया, स्पेलिंग ठीक है ना? स्पेलिंग वगैरह देख करके बहुत जज मत करिएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये किस हद तक सही है? फ्रेंड्स, ये तो तब सही होगा कि जैसे सपोज दैट मैं एक सरफेस बना रहा हूं और इस पे एक कोई बॉडी है जिसका मास यम है, और इस पे एफ फोर्स अप्लाई किया गया जिससे ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ पहुंच जाता है। सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो यस हो, तो इस दशा में वर्क जो होता है फ्रेंड्स, W इज इक्वल टू एफ एस होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है वो F अप्लाइड फोर्स के नाते दोनों की डायरेक्शन सेम थी। माने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे में जितना भी नेट वर्क डन होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन ये डिफिनीशन रॉन्ग साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें तो यही ना बताया गया कि वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। भैया, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इतना कहना ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे देखिए, अभी मैं एक नई केस यहाँ पर जनरेट करूँ। जैसे ये सरफेस है और कोई एमएस का बॉडी यहाँ पर है और इसको फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेस बॉडी इस डायरेक्शन में हो रही है। सपोज दैट वो डिस्प्लेस होकर के यहाँ आ जाता है। चलिए, अब यहाँ पर एफ फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस हुआ है? एस। अब देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है थीटा। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है, माने फोर्स अप्लाइड है। ओके, तब ऐसी दशा में क्या किया जाता है? वर्क कैसे फाइंड आउट होता है? माने इस दशा में तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये आपका वर्क डन नहीं प्राप्त होगा। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस केस में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मैं फोर्स का क्या करता हूं? कंपोनेंट लेता हूं। फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि जिस एक्सिस पे आप एंगल थीटा बनाते हो उधर कंपोनेंट कॉस थीटा में आता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा फोर्स का वो क्या होगा? एफ कॉस थीटा होता है। क्या होता है? एफ कॉस थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में इससे दूर एफ साइन थीटा। अब कंपोनेंट निकालना जिसको नहीं आता भाई, तो वो वेक्टर वाला पोर्शन के वीडियोस देख करके आराम से सीख सकता है। यहाँ फिलहाल अभी एक इजी ट्रिक है कि थीटा जिस एक्सिस पे हो उधर कंपोनेंट कॉस थीटा वाला मिलता है। फोर्स का चूंकि निकालना इसलिए एफ कॉस थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला एफ कॉस थीटा ही मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा ही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दैट इज एफ कॉस थीटा। तो यहां पर एफ कॉस थीटा आपको लेना पड़ेगा, ना कि फोर्स लेना पड़ेगा, इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ हो। इसको फ्रेंड्स हम एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस
थीटा। तो यहाँ आपको सिखाया गया कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स और कॉस थीटा जो भी एंगल रहेगा वहां से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख देंगे तो वर्क डन हमारा आ जाता है। फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन जो ये है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होते हुए भी वर्क डन जीरो नहीं हो सकता। हमको तमाम ऐसे एग्जाम्पल क्लासेस में दे करके जो है समझाया जाता है कि हम दीवार को धक्का दे रहे हैं और दिन भर धक्का दें और शाम को पूछा जाए कि आपने कितना वर्क किया। भाई जब दीवार डिस्प्लेस नहीं होती है तो वर्क डन जीरो माना जाता है। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आज आपके सामने ऐसे पेश करने चल रहा हूं कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है फिर भी वर्क डन जीरो नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जो हमको अब तक सिखाया गया क्या वो गलत था? तो गलत है या सही है इस बारे में बात हम अगले एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप मान लीजिए ये एक सरफेस है और ये ए पोजीशन है बॉडी की और इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं ए टू बी। ऐसे बिना फिगर के भी आप समझिए, जैसे एक बॉडी ए से बी तक गई, ए से बी तक जाए और बी से ए को पुनः वापस लौट के चली आए, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा? जीरो। जब बॉडी ए से बी तक जाएगी और बी से वापस लौट करके ए पर आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भैया? जीरो माना जाएगा। अच्छा यहां पर देखिए, जैसे एक सरफेस है और उस पर एमएस का बॉडी है और उसको मैं ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूं, फोर्स एफ लगा रहा हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर होगा। चलिए यहां पर एक स्पेशल केस हम और सपोज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो बॉडी को डिस्प्लेसमेंट सपोज दैट इस डायरेक्शन में हो रहा है। मान लीजिए कि इसको कोई भी फोर्स लगा के हम इसको डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो एक फोर्स और भी लगता है। यहां पर देखिए कांटेक्ट फोर्स होता है जिसको नाम देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या नाम दिया जाता है भाई? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लग रहा है इधर और बॉडी डिस्प्लेस कर रही है इधर। भाई जब भी किसी बॉडी को डिस्प्लेस करोगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो भले इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो अप्लाइड फ्रिक्शन की फोर्स की डायरेक्शन होगी वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ऐसे में जो वर्क डन निकलता है, वर्क डन, रुक जाओ फ्रेंड्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, यहां पर तो आपने फोर्स लगाया था F, फोर्स लगाया था F, डिस्प्लेसमेंट हुआ था यस, लेकिन फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया अगर ये आपको जानना है तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए भाई माइनस एफ एस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ध्यान से देखिए फोर्स तो एफ लगा, फ्रिक्शन फोर्स हो गया एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यस, और एंगल कितना हुआ? ध्यान से देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स लग रहा है इधर को, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है? 180 डिग्री का। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ऐसे में जो वर्क डन आएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस एफ एस। अब जरा फ्रेंड्स ध्यान से समझिए, जैसे यही वाली केस ऐसे होती कि ये ए से मूव करके बी तक जाती। कहां से? ए से होकर के बी तक जाती। फ्रेंड्स ए से बी तक जाती तो वर्क डन कितना होता? फ्रिक्शन के द्वारा, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया ये अगर हमको फाइंड करना हो ए से बी तक तो वो तो आता माइनस एफ एस। वो कितना आता? माइनस एफ एस। लेकिन अगर पॉइंट बी से ए तक पुनः ये ऑब्जेक्ट अगर वापस लाया जाता तो इस बार भी क्या होता? जब बी से ए तक आने लगता तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो इधर को होता, तो उस केस में भी तो कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जिंदा है भाई, तो उसकी डायरेक्शन किधर को होती? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तब भी ऐसे में वर्क डन जो होता वो भी कितना आता? माइनस एफ एस। अब ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक जाने में उसने कितना वर्क किया? माइनस एफ एस। और बी से ए तक वापस आने में कितना वर्क किया? माइनस एफ एस। तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हुआ, माने जब ए से बी तक गया और बी से ए तक आ गया, तो हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो माइनस एफ एस तो ए से बी तक जाने में किया गया
और बी से ए तक वापस आने में भी वर्क डन कितना हुआ माइनस एफ एस। नेट वर्क डन कितना हो गया भाई माइनस एफ एस, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है। अब इस केस में ये साबित हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 होते हुए भी वर्क डन 0 नहीं है। इसका क्या मतलब है कि मतलब हमको जो अब तक सिखाया गया कि डिस्प्लेसमेंट 0 होने पर भी वर्क डन 0 प्राप्त होता है, ये एक नियम के तौर पर हमको बताया जाता है। तो भैया ये तो बात गलत साबित हो रही है। गलत साबित क्यों हो रही है इसका भी रीजन हम जानेंगे। ध्यान दीजिए कि फ्रिक्शन की केस में या विस्कस फोर्स की केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होते हुए भी वर्क डन 0 नहीं होता है। कारण है कि फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा भैया, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दो टाइप के फोर्स होते हैं। तो जैसे जिन फोर्सेस की केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होने पे वर्क डन 0 आ जाता है, तो वो फोर्स जो वर्क डन में अप्लाइड फोर्स होती है उसको कंजर्वेटिव माना जाता है। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कंजर्वेटिव। और फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। माने फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं भैया? जिनके द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंडेंट होता है। वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ। ओके। और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स की केस में जो भी वर्क डन मिलता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, माने वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। थोड़ी सी बात हम यहाँ पर और करेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की, क्योंकि ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो सके। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है एम मैस का और उसको मुझे ए से सी तक ले जाना है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो यल का है, माने एल लेंथ डिस्प्लेस करके मुझे ए से सी तक उसको ले जाना है। तो एक रास्ता हो गया ए से सी तक ले जाने का ये, और मान लीजिए इसी बॉडी को मैं पहले ए से बी तक ले आता और उसके बाद बी से सी तक ले जाता। ध्यान दीजिएगा, एम मैस का बॉडी था, एल लेंथ का डिस्प्लेसमेंट इसको ए से सी तक ले जाने के लिए कराना पड़ेगा। ओके, चाहे एल लेंथ का डिस्प्लेसमेंट ऐसे करो तो ए से सी तक पहुंच जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है इसका? ए से बी तक ले जाओ और फिर उसके बाद बी से सी तक ले जाओ। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जैसे आप ये स्लोप जो बना रखे हैं, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इस स्लोप को ऐसे है ये ना, ये स्लोप ऐसे है, ऐसे है। मैं इसको ऐसे बना के दिखाऊं, ठीक है? ये स्लोप ही है, स्लोप की सरफेस है, ये बॉडी था, ठीक है? तो इसका जो वेट होगा mg वो नीचे की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। इसका जो वेट है mg वो नीचे की तरफ काम करेगा, और इसमें जो नॉर्मल फोर्स होगा वो चूंकि सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तो ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो एंगल है थीटा है, तो इस mg का अगर हम कंपोनेंट निकालें, दो कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा भैया mg cos थीटा और ये हो जाएगा भैया mg sin थीटा, ठीक है? अब देखो फोर्स जो है mg sin थीटा जो फोर्स का कंपोनेंट है, माने वेट mg ये फोर्स ही है, और इसका जो कंपोनेंट है mg sin थीटा ये लग रहा है इधर, और बॉडी डिस्प्लेस करेगी उधर ए से सी तक के लिए। ए से सी तक के लिए कितना वर्क डन होगा एल डिस्प्लेसमेंट कराने पे? तो वर्क डन कितना आएगा ए टू सी? ध्यान दीजिएगा, ए से सी तक वर्क डन क्या आएगा? फोर्स कितना लग रहा है भाई? mg sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? यल। अच्छा भाई, और कॉस थीटा, दोनों के बीच डायरेक्शन कितने की है? डिस्प्लेसमेंट तो ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, दोनों के बीच एंगल कितना? 180। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होगी, इस वजह से जो वर्क डन आएगा माइनस mgl sin थीटा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए सर, यहाँ पर वर्क जो है
वो माइनस mgl साइन थीटा मिला। कहाँ से कहाँ तक? ए से सी तक के लिए। अभी रास्ता बदल देते हैं, जैसे हम ए से बी तक जाएंगे तो फोर्स तो लग रहा है ऐसे। मैं भैया वर्क फाइंड आउट कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया। ध्यान दीजिएगा, mg इज है यहाँ, mg इज है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ए से बी तक की तरफ। तो अभी यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? पूरा 90 डिग्री का। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 90 की वैल्यू 0 होने के नाते जो वर्क डन आएगा ए से बी तक के लिए, ए से बी तक के लिए वो कितना आएगा भाई? 0। वर्क डन ए से बी तक के लिए कितना आ गया? 0। और बी से सी तक फिर जाएगा, पहले ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया। ए से बी तक जाने के लिए उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया? 0। कितना किया? 0। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। ओके, अब जब बी से सी तक वही ऑब्जेक्ट जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कितना काम करेगा? ध्यान दीजिए, तो mg यहाँ पर किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ये। और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होगी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये BC कितना हो जाएगा भाई? अगर ये यल है तो ये क्या हो जाएगा? L साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यल साइन थीटा। ये यल है फ्रेंड्स, ये थीटा है, तो ये यल साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो ऐसे में बी से सी तक के लिए वर्क डन कितना आ जाएगा? -mg L साइन थीटा। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ए से बी तक गए 0 वर्क डन, बी से सी तक गए वर्क डन कितना आया? -mg L साइन थीटा। अब ए से बी तक जाने का और बी से सी तक जाने का इस रास्ते से वर्क डन जो टोटल आएगा वो भी तो -mg L साइन थीटा ही होगा। जबकि आप ए से सी तक गए थे, रास्ता अलग हो गया था। ए से सी तक जाने का वर्क डन कितना आया था? -mg L साइन थीटा। ए से सी तक जाओ, रूट नंबर 1। सेकेंड रूट क्या है? ए से बी तक जाओ या बी से सी तक जाओ, तो वर्क डन कितना आ रहा है? तब भी -mg L साइन थीटा आ रहा है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की केस में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि रास्ता बदल दे रहे हो लेकिन जाने का और आने का पॉइंट निश्चित है कि कहाँ से जा रहे हो और कहाँ तक जा रहे हो। तो किस रास्ते से होकर के जा रहे हो, ये इस बात का कोई वर्क डन पे असर ही नहीं हो रहा है। माने जो वर्क डन है वो सेम आ रहा है। यहाँ पर जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। दैट्स मीन्स इस केस में वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पर जो फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स मानेंगे। तो इस टाइप के फोर्सेस जो जिनके द्वारा जो वर्क डन प्राप्त होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट जब होता है तो उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और जब पाथ डिपेंडेंट हो जाता है तो ऐसे फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में लाते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो होता है या विस्कस फोर्स जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ही एग्जाम्पल होता है। तो इस वजह से फ्रिक्शन की केस में आपने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट 0 होते हुए भी वर्क डन 0 नहीं हुआ था। तो आशा करता हूं कि फ्रेंड्स वर्क की जो राइट डेफिनेशन है वो आपके दिमाग के अंदर अब आ गई होगी। तो सही सबसे जो एक्यूरेट डिफिनीशन होगी वर्क के लिए, तो वर्क के लिए तो आप ये बोल सकते हो कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। इससे राइट डेफिनेशन कुछ नहीं बन सकती। आप बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो गलत हो जाएगा। क्यों? तब तक वो सही है जब तक कि डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स की ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा हो। जैसे ही फोर्स की डायरेक्शन से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज होगी तुरंत फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट गलत हो जाएगा। तो वहां पर आपको एफ कॉस थीटा से वर्क डन निकालना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ साथियों ये आपको पता रहना चाहिए कि कोई आज के बाद आपको ये बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 होने के बाद अगर वर्क डन 0 हो जाएगा तो आप उसको गलत साबित कर सकते हो किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल लेकर के, जैसा कि फ्रिक्शन फोर्स को लेकर के यहाँ किया गया है। तो इस तरह से वर्क की राइट डेफिनेशन भी हमको मिल जाती है और वर्क की सारी कंफ्यूजन्स आज से डिलीट कर देनी है हमको माइंड से। तो फ्रेंड्स
ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है। मिलते हैं ऐसे ही और एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।